Hello students, this is Amar Kumar and I am here again welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में and now today I am here presenting you the topic यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और आज मैं आप सभी के सामने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टॉपिक लेकर के आया हूँ। I hope you all are watching my videos regularly and enjoying it. और मैं उम्मीद करता हूँ in my all coming videos you will give me a very nice response. So let's start this topic here. The topic is today universal law of gravitation. Every object in the universe attracts each other with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. आपको लग रहा होगा कि सर ने तो एकदम से है ना थ्रूली रीड कर दिया, लेकिन यहाँ कुछ समझ में आया नहीं, तो थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ तोड़ करके देखते हैं हम लोग, है ना, इसको डिवाइड करके देखते हैं। ओके, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि न्यूटन महोदय ने ये बताया कि हर ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर अपने फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स में मौजूद हर वस्तु अपने से दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, विथ अ फोर्स। तो अट्रैक्ट जो करते हैं किसी फोर्स के द्वारा करते हैं, कोई बल लग रहा होता है। विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे यहाँ पर फिगर से देखिए, मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। यहाँ आप इस एरो से ये समझ पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो डी आपको दिखा रहा हूँ मैं, वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ले रहे हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बता रहे हैं, तो वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से उस डिस्टेंस को लिया जाता है। ठीक है, उसके स्टार्टिंग से नहीं, बल्कि उसके सेंटर से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को समझा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। सो एज इट इज रिटन हियर, विच इज with a force which is proportional to the product of their masses। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि F means the force। यहाँ फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लेते हैं कि इसका मास क्या है, m1 और इसका मास है m2। ठीक है, तो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे किसके, फोर्स के। आगे क्या बोल रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो स्क्वायर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। तो यहाँ फिर हम लोग लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अब क्या करना है हमें, तो ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हमें हटा देना है। तो ये हटेगा कैसे, तो ये तब हटेगा जब इसकी जगह पर हम लोग कोई कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट टर्म को यूज करेंगे। तो F इज इक्वल टू, हियर यू कैन सी आई हैव रिटन द कैपिटल G, प्रोपोर्शनल कैपिटल G इज टू m1 इंटू m2 बाई d2। ठीक है, तो यहाँ जो G है, G इज कांस्टेंट हियर, G को मैंने यहाँ कांस्टेंट के रूप में रखा एंड इट्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो कैपिटल G यहाँ है ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, तो F इज इक्वल टू G अपॉन m1 इंटू m2 बाई डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर बोले तो स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो अब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से हमें G का क्या मिलेगा, ये डी स्क्वायर जो है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे F इंटू डी स्क्वायर, और m1 इंटू m2 जो है वो नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ G का हमारा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, F डी स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। हियर यू कैन सी द वैल्यू ऑफ G इज रिमेन
कांस्टेंट, इट नेवर चेंजेस, और इसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब इसके एसआई यूनिट्स को समझेंगे। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन लेटर से। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग एसआई यूनिट उसका मेजर करते हैं किसमें? मीटर में, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया एम लेटर से। और एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, तो इसका एसआई यूनिट जो है या कह सकते हैं वैल्यू जो होगा, ठीक है, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डील द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा आप लोग है ना केयरफुली वॉच कीजिएगा। इम्पोर्टेंस में मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, है ना, वन बाय वन आई विल डील। फर्स्ट वन इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हमें पृथ्वी पर बांधे हुए हैं, हमें पृथ्वी पर पकड़े हुए हैं। अगर ये फोर्स ना हो, वी डोंट नो वेयर वी विल गो, नहीं पता हम लोग कहाँ जाएंगे, व्हाट विल हैपन टू अस, क्या हमारे साथ होगा, नथिंग। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हमें पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी से बांधे हुए हैं। सेकेंड पॉइंट इज द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है पृथ्वी का, या कह सकते हैं दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट मून जो है वो पृथ्वी के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, जैसा कि मैंने कहा पृथ्वी सूरज की चारों ओर घूम रही है, या चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। और ये सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, जितने भी दूसरे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये सभी जो है जो रिवॉल्व कर रहे हैं सूरज के चारों ओर, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और यू कैन से ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। And the last point is here the tides due to the moon and the sun. आपको ये जानकारी होगी, आपने अपने 6, 7, 8 के क्लासेस में पढ़े होंगे ज्योग्राफी के चैप्टर्स में टाइड्स के बारे में। ठीक है, तो जब पृथ्वी, सूरज और ये मून, ठीक है, जब अर्थ मून और सन के बीच में होता है तो पृथ्वी पर दोनों तरफ से बल लग रहा होता है। ठीक है, तो उस दौरान ये पृथ्वी पर जो है, अब चूंकि हम लोग को पता है कि मोस्ट ऑफ द मासेस ऑन द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, हमारे पृथ्वी पर ज़्यादातर जो मासेस हैं वो पानी से घिरे हुए हैं, तो वाटर जो है वो पृथ्वी पे जो मौजूद हैं डेट इज़ वेरी ईजिली अट्रैक्टेड, है ना, वो बहुत आसानी से अट्रैक्ट होते हैं चंद्रमा की ओर, या तो कह सकते हैं सूरज की ओर, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, तो उस दौरान टाइड्स, समुद्र में जो है वो ऊंची ऊंची लहरें बनती है, एंड दिस बिकम्स, कब ये होता है? फुल मून डे और न्यू मून डे, और यू कैन से इन द डे ऑफ अमावस्या एंड पूर्णिमा। इस दौरान क्या है कि ये टाइड्स जो है वो बनते हैं समुद्र में, और इन टाइड्स के दौरान जो मछुआरे हैं उनको अलर्ट किया जाता है कि आप समुद्र में ना जाएं, या तो अगर आप जाते हैं तो सावधानी रखें। और उसी दौरान जब ये टाइड्स बिल्डअप होते हैं तो उस दौरान मछुआरों को वहाँ जाना मजबूरी है, क्योंकि उस दौरान टाइड्स की वजह से जो मछलियां हैं वो सतह पर आ जाते हैं, जिसका फ़ायदा होता है उन मछुआरों को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, खैर ज्योग्राफी के, ये सब हम लोग बाद में कभी डिस्कस करूँगा, मैं कभी ये चैप्टर लेकर आऊँगा तो उसमें ये सारी बातों को मैं बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी चीज़ों को आपने देखा, मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स बताया एज अ इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। द फोर्स डेट बाइंड अस टू द अर्थ, ये वो फोर्स है जिसके द्वारा हम पृथ्वी की तरफ बंधे हुए हैं।
सेकेंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये वही फोर्स है जिसके वजह से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ये वो फोर्स है जिसके वजह से कोई भी प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूम रहा है। और ये वही फोर्स है जिसके वजह से टाइड्स जो हैं वो बिल्डअप होते हैं इन ओशियन रीजन। So this is all for today students. In my upcoming video you will get the knowledge about the free fall. मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस के थ्रू आपको फ्री फॉल के बारे में बताऊंगा. What do you mean by free fall? So this is all for today students. Wait for my upcoming videos. Till then remain healthy and fit and thanks for watching this video.